Hari Om, Balak Bhagwan. Here I am once again, but after a long gap. Never mind. आज कुछ अच्छा चीज़ सीखेंगे हम लोग। इनफैक्ट स्पोकन लेक्चर है आज। थोड़ा अंत तक बने रहिएगा तो ज़्यादा सीखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। और दूसरी बात कि साथ में चलिएगा, ये नहीं कि लास्ट में जाकर ऐसा नहीं करिएगा। आज शिक्षक दिवस भी है, आप लोग जानते हो। इस दिन का बड़ा महत्व है। इट इज़ इन फैक्ट अ रेड लेटर डे इन इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे रेड लेटर डे हैं माय डियर। आज हम लोग सब कोई, मैं और आप, एक साथ सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दिल से याद करें, पूरा आदर मान सम्मान उनको दें। हमारे देश का बड़ा गौरव बढ़ाया था उन्होंने। उनकी एक बात बड़ी मैं भूलता नहीं हूँ। एक बार यूरोपियन कंट्री में जब वो गए, इनफैक्ट पहले एम्बेसडर के रूप में थे, बाद में वो प्रेसिडेंट बने हमारे देश के। छात्रों से बड़ा प्रेम था उनको। तो यूरोपियन कंट्री में एक बार गए वह, जब एयरपोर्ट पर उतरे, बाहर निकले तो बहुत सारे लोग थे, भिन्न भिन्न देशों के लोग भी थे वहाँ पर। तो लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया उनका। आप देखे होंगे राधा कृष्णन जी का प्रतिमा, तो टर्बन बांधते थे वह, केसरिया गेरुआ रंग का, उसी तरह का पोशाक था उनका। तो लोगों ने बड़ा भद्दा कमेंट किया कि लुक द कलरफुल इंडियन, यानी रंगीन भारतीयों को देखो, हाउ कलरफुल ही इज़। अब मैं और आप या थोड़ा सा हम लोग तरह का कोई व्यक्ति रहता तो वहाँ पर वह ही विल लूज, मोस्ट प्रोबेबली ही मे बी और माइट बी इन द कंडीशन ऑफ लूजिंग हिज टेम्पर, क्रोधित हो जाता है। लेकिन राधा कृष्ण की विद्वता देखो, जैसे ही कमेंट किया गया कि देखो कलरफुल इंडियन को, इतना इत्मीनान से जवाब दिया उन्होंने। कहा यस डियर फ्रेंड्स, वी इंडियंस आर कलरफुल जस्ट एज ओनली ए हॉर्स कैन बी कलरफुल, नॉट एन एस, नेवर। क्या जवाब था। उन्होंने जवाब दिया कि हाँ प्यारे मित्रों, हम भारतीय कलरफुल ही होते हैं। और एक बात जानते हो, सिर्फ घोड़ा ही कलरफुल हो सकता है, गधा कभी कलरफुल नहीं होता है। क्या जवाब दिया। एक लाइन में बिना नाराज हुए, बिना अपने टेम्पर को लूज किए, सबकी बोलती बंद। ऐसे थे राधा कृष्णन साहब, जो उनको आज हम लोग आदर दें, सम्मान दें। और साथ ही मैं भी और आप भी अपने गुरु को याद करें आज, क्योंकि गुरु ही हैं। मेरे गुरु मुझे यहाँ तक पहुँचाएं। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, कुछ पढ़ा लेता हूँ, कुछ बोल लेता हूँ, समाज में एक स्थान है। भारत में बहुत सारे स्टेट में कुछ लोग मुझे जानते हैं। ये मेरे गुरु की ही कृपा है। और आप भी जो बनोगे उसमें आपके गुरु का भी योगदान रहेगा। यू कैन नॉट जस्ट इग्नोर दिस फैक्ट। मैं अपने गुरु के लिए कुछ लाइन लिखा हूँ जी, आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। आज कम से कम अपने गुरु को हम लोग थैंक यू तो बोल ही सकते हैं। मैंने लिखा है, थैंक्स ए लॉट टीचर फॉर मेकिंग मी एबल टू सी दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड एट माई ओन। धन्यवाद मेरे गुरुदेव, मुझे एबल बनाने के लिए कि मैं अपने स्तर से, अपने दम पे दुनिया, इस खूबसूरत दुनिया को देखूं। Thanks a lot teacher for bearing all my nonsense acts in my studenthood when I was a student। मेरे हर तरह के शरारतों को झेलने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए जब मैं स्टूडेंट था, उसके लिए भी आपको धन्यवाद। Thanks a lot teacher for educating me। Thanks a lot teacher to educate me and guide me to overcome of all my
sufferings, sorrows and miseries. मेरे गुरु आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे शिक्षित करने के लिए, गाइड करने के लिए, ताकि मैं अपने हर जीवन में आने वाले कष्ट, पीड़ा, दुख से खुद ही उबर सकूं। फिर मैंने लिखा है, आई नो नॉट हाउ टू रिपे ऑल दिस। मुझे नहीं पता है कि मैं आपके इस डेट को कैसे चुकाऊंगा, कैसे चुका पाऊंगा। ऑल डैट कैन आई डू, आई कैन पेंट अ पिक्चर ऑफ यू इन मी। मैं जो भी कर सकता हूँ अपने अंदर आपका एक तस्वीर बना सकता हूँ। एंड दैट विल गिव मी लॉट्स ऑफ लव, पीस, कॉन्फिडेंस एंड प्रोस्पेरिटी। आपकी तस्वीर जो मेरे अंदर रहेगी वह मुझे ढेर सारा प्रेम, शांति, कॉन्फिडेंस और प्रोस्पेरिटी देगी। लुक टीचर, हाउ सेल्फिश आई एम। वंस अगेन आई एम गोइंग टू पेंट योर पिक्चर इन मी फॉर माई ओन। हाउ सेल्फिश आई एम, आई कैन नेवर रिपे व्हाट यू हैव डन फॉर मी। मेरे गुरु, मैं आपकी तस्वीर भी यदि अपने अंदर बनाता हूँ तो इसमें भी मेरा ही स्वार्थ है कि मैं हमेशा आपके छत्र छाया में रहकर ही चीज़ों को देखना और चीज़ों से लड़ना चाहता हूँ। मैं कितना सेल्फिश हूँ कि वहाँ भी मेरा एक लालच है आपको अपने अंदर बैठाने का। थैंक यू टीचर, थैंक्स ए लॉट फॉर डूइंग ऑल दिस फॉर मी। आप भी अपने टीचर को याद कर लेना। ध्यान में रखना, पहली गुरु माँ होती है हमारी, दूसरे गुरु पिता होते हैं, तीसरे जिनसे हम लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं, जीवन में अपने आप को एबुल बनाते हैं और दुनिया को अपने नज़रों से, अपने तरीके से समझते हैं और देखते हैं। दीक्षा लेते हैं, वे भी गुरु हैं, अंतिम गुरु ईश्वर हैं। तो इसलिए चूँकि हमारे जीवन में हम एबुल हों, हम कुछ करने में सक्षम हों, हमारी अपनी समझ डेवलप हो, इन सब में जो तृतीय गुरु हैं हमारे, जो हमें एडुकेट करते हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और वे जो वर्क करते हैं वह एक थैंकलेस होता है। आज जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, या जितने भी बड़े बड़े पद पर, मेरे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स तो आजकल बहुत सारे पोस्ट को होल्ड करते हैं, तो ये सब किसी न किसी गुरु से शिक्षा प्राप्त करके ही आगे बढ़े हैं। तो शिक्षक जहाँ हैं वहीं हैं, हमारे गुरु जहाँ हैं वहीं हैं। एक सेल्फलेस वर्क करते हैं, लेकिन उनका वर्क थैंकलेस होता है। इसलिए और कुछ नहीं करें तो हम कम से कम उनको थैंक यू ज़रूर बोलें। अब चलो, कुछ अधिक इस पर बोलूँगा तो तुम लोग नाराज़ हो जाओगे कि आए हैं पढ़ाने और क्या क्या अनसंट बोलने लगे। ये सारी चीज़ें भी जानना बेटा कभी कभी ज़रूरी हो जाता है हम लोगों के लिए। मैं आज स्पोकन सेशन लेकर आप लोगों के लिए आया हूँ। देखो, अंग्रेजी बोलने में, मैं एक बार बताया था आप लोगों को जी, अंग्रेजी में शब्दों की संख्या कम है, हिंदी में शब्दों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो हमारे हिंदी के सामने अंग्रेजी कहीं टिकता नहीं। सो फार द मैटर ऑफ वर्ड्स पार्टिकुलरली is concerned with us, and when we compare our own words, that is Hindi, that is our mother language, with English, तो ऐसे में बहुत सारे हिंदी में जो चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं वो अंग्रेजी में नहीं होता है, मिलता नहीं। और ध्यान एक चीज़ और रखिएगा, कल्चर चेंज भी होता है कभी कभी। अब हमारे यहाँ जो कल्चर है यूरोप में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, उनके यहाँ बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं जो हमारे यहाँ नहीं है। अब जैसे एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, एक नहीं बहुत सारा, लेकिन थोड़ा सुन लो इसको। तो बहुत सारे प्रोवर्ब्स हम लोग बात बात में बोलते हैं, बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं,
तो चूंकि अब मेरी बात थोड़ी अलग इसलिए हो जाती है क्योंकि आई हैव बीन इन हैबिट ऑफ इट फॉर सो लॉन्ग. द टाइम विल कम व्हेन यू योरसेल्फ विल बी एबल टू थिंक डायरेक्टली इन इंग्लिश एंड डू ऑल दिस. उसमें थोड़ा टाइम लगता है. प्रैक्टिस, यू जस्ट नीड मोर एंड मोर प्रैक्टिस. प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट. तो माय डियर, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग. बार बार बात में कभी कभी आप सुने होंगे, कोई कहता है घर का भेदी लंका ढाए. सुना है बेटा? सुने होंगे आप. घर का भेदी लंका ढाए. तो घर का भेदी लंका ढाए यानी जो लोग भी यह कहते हैं उनका सेंस ये होता है कि अंदर का कोई व्यक्ति यदि बाहर वालों को हमारा अंदर का भेद बता दे तो हम वहीं पर हार जाते हैं, यानी हम लगभग पराजित हो जाते हैं. जैसे विभीषण का नाम आपने सुना होगा. जब वह श्री राम के खेमे में आए विभीषण, तो बहुत सारे रावण का या लंका से रिलेटेड बहुत सारे सेक्रेट वह श्री रामचंद्र जी को बताए थे, और इस तरह से लंका के डिस्ट्रॉय होने में विभीषण बिकेम ए रीजन, अ कॉज. तो अब बताओ कि घर का भेदी लंका ढाए, यह तो इंग्लैंड वालों ने सुना ही नहीं था. ये तो रामायण पढ़े जब हुए, हमारे कल्चर से जब उनका जान पहचान हुआ तब ये सुने. लेकिन बोलने के लिए अब अंग्रेजी में भी कहीं हमें बोलना हो, घर का भेदी लंका ढाए, कहीं अंग्रेजी में बात हो रही हो, आप बोल रहे हो, अचानक से इस तरह का सेंटेंस आपको बोलना हो कि ही इज़ अ ट्रेटर, he is and he has proved the saying that an insider can cause the maximum damage. तो अब यदि इसको आप वहाँ नहीं बोल पाते हो, आपको कहना हो कि भाई ये तो द्रोही है, इसने भेद बताकर मेरा सत्यानाश कर दिया, विभीषण है, घर का भेदी है, लंका ढा दिया, ऐसे कुछ बोलना हो तो आपको अंग्रेजी में तो बोलना पड़ेगा बेटा, बोलो. तो इसको जानना भी चाहिए. अब इसको हम कैसे बोलेंगे? बोलना तो पड़ेगा. अब इसको बोलेंगे कैसे? तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. आज कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगी जो बहुत सारा दिमाग आपका खुलेगा और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा. थोड़ा बने रहिए मेरे साथ. अब जैसे मान लो इस सेंटेंस को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, घर का भेदी लंका ढाए. घर का भेदी लंका ढाए. अब इसको मान लो बोलना है, तो घर का भेदी लंका ढाए यह कथा है, विभीषण से जुड़ा हुआ है, रामायण काल से जुड़ा हुआ है, वहाँ से कहावत चला आ रहा है. यानी घर का भेदी का मतलब कि अपने अंदर का ही कोई व्यक्ति यदि हमारा भेद जाकर बाहर बता दिया तो हम लगभग वहीं पराजित हो जाते हैं, क्योंकि वो तो सारा भेद ही जान लिया. अब उसके हिसाब से योजना बनाकर हम पर अटैक कर देगा, हम लगभग पराजित हो गए. तो घर का भेदी, अब देखने से लग रहा है भाई इसको बोले कैसे, हम बड़ी मुश्किल हो गया, कैसे बोले? आराम से बोलेंगे जी. अब देखिए घर का भेदी, इसके लिए आप अंग्रेजी निकाल लीजिए, एन इनसाइडर. इनसाइडर यानी घर का भेदी का मतलब कि इनसाइडर यानी अंदर का भेद जानने वाला, यानी जानने वाला व्यक्ति. निकाल लिया, एन इनसाइडर. अब लंका ढाए यानी घर का भेदी जब जाकर भेद को बाहर बताएगा तो हमारा मैक्सिमम नुकसान कर देगा, शायद उसकी हम भरपाई नहीं कर पाए. सेंस तो यही है. ठीक है, भेद जिससे बताएगा उसको बहुत बड़ा एफर्ट करना होगा हमें पराजित करने के लिए. लेकिन यदि इनसाइडर जाकर भेद को बता दिया, सेक्रेट को आउट कर दिया, तो उस सिर्फ सेक्रेट को बता दिया, उस बताने से ही हमारा बहुत बड़ा डैमेज हो गया. तब इसके लिए अपने सेंस से हम बना लिए, एन इनसाइडर कैन कॉज, कॉज मीन्स कारण बनना, कैन कॉज द मैक्सिमम डैमेज. बन गया कि नहीं बन गया बोलो तो? एन इनसाइडर कैन कॉज द मैक्सिमम डैमेज, यानी घर के अंदर का भेद जानने वाला ही हमारा मैक्सिमम नुकसान करता है, यानी हमें पराजय की ओर ढकेल देता है. तो सेंस होता है,
उस सेंस के आधार पर हम चीज़ों को बना लेते हैं, अब बोल लेते हैं। कुछ और देखो, अब जैसे मान लो तुम लोग आजकल बड़ा फेमस है जी, सुनता होगा, प्रचार वगैरह बहुत सारा आता है, कभी कभी कोको कोला का प्रचार सुनता होगा, स्प्राइट का, और भी बहुत सारा अंशंट है। तो उसमें बोलता है कि डर के आगे जीत है। सुना है कि नहीं सुना है? डर के आगे जीत है, खूब सुना होगा। वो कहना क्या चाहता है? डर के आगे जीत है। इनफैक्ट व्हाट डज ही वांट टू से बाय सेइंग दिस सेंटेंस? वह कहना यह चाहता है कि मन से यदि हम डर को निकाल दें तो हम विजय प्राप्त कर लेंगे, जीत जाएंगे। यही कहना चाहता है ना, यानी डर के आगे जीत है। अब इसको कैसे बोलेंगे भाई? बियॉन्ड फियर, यानी डर के उस पार। बियॉन्ड माने उस पार। अब उस पार का मतलब कि हम उस पार चले गए, यानी डर खत्म। तो बियॉन्ड फियर यानी डर निकल गया मन से, डर को निकाल दिया। बियॉन्ड फियर लाइज विक्ट्री। विक्ट्री मीन्स विजय या जीत। बियॉन्ड फियर लाइज विक्ट्री। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, अहेड। अहेड, अहेड मीन्स आगे, सुने होंगे। अहेड ऑफ फियर यानी डर के आगे, उसी के हिसाब से बना दिया। अहेड मीन्स के आगे, अहेड ऑफ फियर यानी डर के आगे। अब कॉमा आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। देयर इज विक्ट्री, कॉमा दे दीजिएगा, थोड़ा बेटर हो जाएगा। देयर इज विक्ट्री, अहेड ऑफ फियर देयर इज विक्ट्री। अच्छा, याद हो गया कि नहीं हो गया? क्या है इसमें? इसको अंग्रेजी को, ये लैंग्वेज है जी। जैसे तबला बजाना आपको सीखना है तो कुछ प्रैक्टिस करना होगा, करना होगा कि नहीं करना? उसी तरह ये लैंग्वेज, उसको सीखना है, कुछ प्रैक्टिस करना है, सीख जाएंगे। नथिंग टू वरी अबाउट। आप इसको बहुत हुआ बना कर लेके बग बियर बना लेते हो, उस तरह से नहीं करना है। अहेड ऑफ फियर देयर इज विक्ट्री या बियॉन्ड फियर लाइज विक्ट्री। आराम से बोलो, ये तो अभी का भी याद हो गया। बोलो, याद हुआ कि नहीं याद हुआ? कुछ और चीज़ों को देखते हैं। कुछ बाहर से कुछ लड़के, मेरे खास करके इधर कुछ फ़ोन फान आया है, कुछ लड़के आए थे जिनका प्रमोशन रुका हुआ था। उन लोगों ने फ़ोन करके कुछ सेंटेंस पूछा है, मैंने उसको लिख के रखा है हिंदी, उसको मैं उन लोगों को भी बता दे रहा हूँ, इस बहाने वो लोग भी सीख जाएंगे और आप लोग भी सीख जाओ। हाँ, उन्होंने पूछा था कि क्या तुम अपने आदत से बाज नहीं आओगे? उन्होंने पूछा। जैसे कुछ बातचीत हो रही थी तो उन लोगों ने कहा कि सर, अरे यार, टेररिस्ट वगैरह के बारे में बातचीत हो रही थी, होती रहती है, मेरे कुछ स्टूडेंट्स लोग हैं सेना में, तो वो लोग कहा कि अचानक से निकला कि सर वो सब बाज नहीं ना आएगा। सर, इसको कैसे अंग्रेजी में बोलेंगे कि क्या तुम अपने आदत से बाज नहीं आओगे? तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, इसको मैं बता दूंगा, आप लोग भी देख लो। अब किसी को कहना है, तुम्हारा ही कोई फ्रेंड है या घर का कोई है जिसका कुछ आदत है, खास आदत है, जो तुमको इरिटेट करता है। मैंने उसको उस खास आदत से, मान लो आप इरिटेट हो जाते हो, अच्छा नहीं लगता है आपको, तो आप बोलते हो ना, क्या तुम अपने आदत से बाज नहीं आएगा जी, बाउदा कहीं का, ऐसे बोलते हैं हम। तो मान लीजिए कि इस तरह का सेंटेंस आपको बोलना है। हाँ, वहीं तो मैंने लिखा है, क्या अपने आदत से बाज नहीं आओगे? क्या अपने आदत से बाज नहीं आओगे? बाज नहीं आओगे का क्या मतलब है? बोलो। यानी क्या तुम अपने आदत को सुधारोगे नहीं, ठीक नहीं करोगे? इसको एकदम आराम से बोलिए जी। विल यू नॉट, क्या बोलना है? सुन के मेरे साथ दोहराते चलिए ना, सीख जाइएगा। विल यू नॉट किक, या किक के बदले आप चाहें तो ब्रेक भी बोल सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज। इसको बहुत बगबेर नहीं बनाई। विल यू नॉट किक या ब्रेक योर हैबिट, सीधा बोलिए। विल यू नॉट किक योर हैबिट, क्या तुम अपने आदत से बाज नहीं आओगे? बोलो, सीखा कि नहीं सीखा?
अब एक सेंटेंस लो, कभी कभी हम लोग भूलते हैं, बड़ा अच्छा सेंटेंस है जी, ये भी कुछ लड़कों ने पूछा है, मैं बता रहा हूँ, आप लोग भी सीख लो। मेरी बिल्ली और मुझ पर ही म्याऊं, सुना होगा कहीं कुछ किसी को बोले हुए। अब बड़ा खूबसूरत सेंटेंस, इसका सेंस बड़ा अच्छा है। मेरी बिल्ली मुझ पर ही म्याऊं, सुना है कि नहीं सुना है? यानी अब जैसे मान लो कोई मेरा स्टूडेंट है, अब मैं पढ़ा रहा हूँ और अब उसमें थोड़ा सा मुझे ही गाइड करने लगे, तो हो सकता है, हालांकि बुरा नहीं मानना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि मुझे बुरा लग जाए, तो मैं उसको कहूँगा कि मेरी बिल्ली मुझ पर ही म्याऊं, यानी मेरा ही चला और मुझे ही सिखाने लगा। बात समझ में आ रही है? अब मान लो कि तुम किसी का कोई नौकर है या उसके मातहत काम करने वाला है और वह अपने मालिक को ही धमकाने लगा, तो वहाँ भी हम कह सकते हैं मेरी बिल्ली मुझ पर ही म्याऊं, यानी मेरा ही आदमी, मेरा ही मातहत और मुझे ही धमकाने लगा। अब सेंस समझ में आया? बड़ा सुंदर सेंस होता है इसका और बड़ा अच्छा सेंटेंस भी होता है। अब देख लो, इसको मैं हिंदी भी लिख देता हूँ और अंग्रेजी भी लिख देता हूँ। यहाँ तक आ रहा है ना जी? देखो बेटा, देखिएगा यहाँ तक थोड़ा। मेरी बिल्ली मुझ पर ही म्याऊं, मेरी बिल्ली मुझ पर ही म्याऊं, ये समझ रहे हो किस सेंस में बोलना है? अब खट से इसको बोलो, माई ओन कैट, क्या बोलोगे बेटा? माई ओन कैट म्यूज, म्यू मैंने मियाना, बिल्ली जो म्याऊ म्याऊ करते हैं म्यू होता है उसको। माई ओन, एन छूट गया, सॉरी। माई ओन कैट म्यूज एट मी, थोड़ा ढंग से बोलने में थोड़ा ध्यान रखें। माई ओन कैट एंड म्यूज एट मी, ऐसे बोलिए, इसको कविता की तरह नहीं पढ़ना। माई ओन कैट एंड म्यूज एट मी, बोलिए मेरे साथ, माई ओन कैट एंड म्यूज एट मी। इसको दूसरे ढंग से बोलना चाहते हैं तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, माई ओन डिसिपल, डिसिपल DISCIPLE, डिसिपल मैंने होता है चेला, चेला यानी जो मुझसे ही सीखा हो, किसी भी चीज़ को, कुश्ती सीखा हो, पढ़ाई सीखा हो या कुछ भी सीखा हो। तो माई ओन डिसिपल एंड ट्राइंग टू टीच मी, माई ओन डिसिपल एंड ट्राइंग टू टीच मी, बोलते बेटा, माई ओन डिसिपल, बोलो मेरे साथ, माई ओन डिसिपल एंड ट्राइंग टू टीच मी, फिर से बोलो, माई ओन डिसिपल एंड ट्राइंग टू टीच मी, या ऐसे भी कह सकते हो, माई ओन डिसिपल, डिसिपल एंड ट्राइंग टू स्केयर मी, स्केयर मीन्स डराना होता है, भयभीत करना। माई ओन डिसिपल एंड ट्राइंग टू स्केयर मी, माई ओन कैट म्यूज एट मी, बोलो, आसानी से याद हो गया कि नहीं हो गया? सेंस भी समझ गए? अब कहीं बोलते हो तो कितना पर्सनालिटी बढ़ जाएगा, बोलो तो। उसको अंग्रेजी में भी बोलो और हिंदी में भी उसको समझाओ। अब कुछ दूसरे तरह की चीज़ों को सीखते हैं हम लोग। दूसरे तरह की चीज़ को सिखाते हैं, उसमें एक ग्रामेटिकल टर्म भी है, बड़ा अच्छा से सीख भी जाइएगा। जैसे हम लोग कभी कभी कहीं जाते हैं, घर से जा रहे हैं बैग लेकर, बैग पे, तो घर के जो लोग होते हैं, माँ है या पिताजी हैं या भाई है, बहन है, कुछ भी है, वो लोग कहता है कि अरे इसको भी रख लो, इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसा होता है कि नहीं तुम्हारे साथ? बोलो, होता है ना? बार बार हम लोग कुछ बोलते हैं, अरे इसको भी रखो, इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपको बोलना है, यदि मान लो सेंटेंस ऐसे कि इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसका अंग्रेजी तो मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन एक बड़ा सुंदर चीज़ इसमें बता रहा हूँ, जिसको सीख जाओ, बड़ी कमाल का चीज़ होगा। इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है, सीधा कहो, इट माइट बी नीडेड, इट माइट बी नीडेड, बोलो मेरे साथ, बोलो, इट माइट बी नीडेड। इसको आप इट मे बी नीडेड भी कह सकते हैं।
अब देखो मे और माइट में क्या डिफरेंस होता है, मैं इधर समझा रहा हूँ, बड़ा सुंदर चीज़ है, समझ लो इसको, बहुत बढ़िया है। मे और माइट में बेटा डिफरेंस होता है मे यानी मोर पॉसिबिलिटी, अ माइट मीन्स लेस पॉसिबिलिटी, यानी अधिक संभावना बतलानी हो तो मे का प्रयोग करिए, कम संभावना बतलानी है तो माइट का प्रयोग करिए। बात समझ गए? अब जैसे अब देखो ना, अभी बरसात का दिन है, सीजन है, अभी बरसात का सीजन चल रहा है, तो आकाश में अभी आसमान में बादल वगैरह जब दिखेंगे तो बारिश होने की संभावना अधिक है। और वहीं यदि जाड़ा ऋतु है या दूसरा मौसम है, कहीं बादल दिखा भी तो बारिश होने की संभावना कम हो जाती है। तो अब मान लो कि तुमको कहना है कि आज वर्षा हो सकती है, तो आज वर्षा हो सकती है, इसको तुम इट मे रेन भी कह सकते हो, इट मे रेन टुडे, या इट माइट रेन भी कह सकते हो, इट मे रेन भी कह सकते हो बेटा, या इट माइट रेन भी कह सकते हो। फर्क क्या हो गया? इट मे रेन यदि हमने कहा तो इसका मतलब वर्षा होने की प्रबल संभावना है, इट माइट रेन कहा तो वर्षा होने की बहुत कम संभावना, नेग्लिजिबल। तो संभावना कम बतलानी है, क्या यूज कर दो? माइट। संभावना अधिक बतलानी है, प्रबल, तब क्या यूज कर दो? मे। खूबसूरत सा चीज था, समझ गया? अब जैसे कहना है, मान लो तुम्हें कि वह अभी आ सकता है, ठीक है, तो जब बाहर जाओगे या अच्छे अच्छे ग्रुप में जब बैठोगे तो इन सारे चीज़ों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है वहाँ पर, क्योंकि शब्दों के सिलेक्शन से ही वहाँ पर चीज़ों को समझना होता है आपको। तो अब जैसे मान लो कहना है कि वो अभी आ सकता है, तो मैं तो चूंकि हिंदी में भी बता दे रहा हूँ और अंग्रेजी में भी बता रहा हूँ, इसलिए अच्छे से समझ भी जा रहे हो। लेकिन बाहर में जहाँ सिर्फ अंग्रेजी चलता हो, वहाँ पहले से नहीं समझ रहोगे, फिर में पढ़ जाओगे, दिक्कत हो जाएगा। अब मान लो आपको कहना है किसी के बारे में कि वह अभी आ सकता है, तो यदि आप कहते हो ही मे कम नाउ, तो इसका मतलब कि उसके आने की संभावना बहुत अधिक है। और यदि कहते हो ही माइट कम नाउ, तो इसका मतलब जैसे ही माइट लगाओगे ही माइट कम नाउ, सुनने वाले थोड़ा निश्चिंत हो जाएंगे, यानी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, उसकी संभावना बहुत कम है, अपना काम कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? तो ही मे कम नाउ भी कह सकते हो, ही माइट कम नाउ भी कह सकते हो। फर्क क्या हो गया? ही मे कम नाउ यानी उसके आने की संभावना अभी बहुत अधिक है, ही माइट कम उसके आने की संभावना बहुत कम है। तो संभावना अधिक मतलब, अब जैसे यहाँ इसकी जरूरत पड़ सकती है, इट माइट बी नीडेड मैंने कहा, 100% करेक्ट है, नो प्रॉब्लम। इसको मैं चाहता तो इट मे बी नीडेड भी कह सकता था। इज दैट क्लियर? तो जैसे इट मे बी नीडेड कहता तो इसका मतलब कि इसकी जरूरत पड़ने की संभावना बहुत अधिक है। इट माइट बी नीडेड रख लो यार, कहीं इसकी जरूरत पड़ सकती है, पड़ जाएगी तो क्या करोगे? इट माइट बी नीडेड। बुद्धि खुला कि नहीं खुला? आनंद आया समझने में? इंजॉय करो, पढ़ाई को इंजॉय करोगे तब ज़्यादा सीखोगे। अच्छा, कभी कभी हम लोग कोई फ़ोन आया आपके पास, तो अब बहुत सारा चीज़ वह व्यक्ति जो है आपसे पूछ रहा है, बहुत सारा मैटर इंक्वायरी ले रहा है कि, और आप फेड अप हो गए कि भाई अब फ़ोन पर, अब हकीकत भी है ना कि फ़ोन पर किसी को कितना चीज़ बताया जा सकता है। मिलकर पर्सनली जितनी बातें हो सकती हैं, फ़ोन पर उतनी बातें नहीं हो सकती। तो अब कोई बहुत आपको परेशान कर रहा है, अब आप कहना चाहते हो कि सुनिए ना, मैं मिलकर आपसे बात करूंगा जी। क्या करूंगा? मैं मिलकर आपसे बात करूंगा, यानी जब हम लोग मिलेंगे तब डिटेल बात करेंगे, अभी रखिए, अभी बहुत काम है। तो इसको बोलना हो कि मैं मिलकर आपसे बात करूंगा, मैं मिलकर आपसे बात करूंगा। तो मैं मिलकर आपसे बात करूंगा,
अब मैं मिलकर आपसे बात करूंगा, यानी आई विल टॉक, विल डिफिनिट बनाने के लिए लगा दिया मैंने, आई विल टॉक टू यू इन पर्सन। आई विल टॉक, अच्छा जब भी आई के साथ विल बोलिए ना आप लोग, तो आई विल अलग अलग उसको उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करिए, थोड़ा इसे भी सीखते रहिए फोनेटिक्स है। आई विल को जब भी बोलना तो आइल बोलिए, क्या बोलिए? आइल। आई एम को आम बोलिए, ज़्यादा बेटर है। आइल, अब इसको कैसे बोलेंगे, बोलो। आइल टॉक टू यू इन पर्सन, बोलो तो। आइल टॉक टू यू इन पर्सन, बोलो मेरे साथ। आइल टॉक टू यू इन पर्सन, आइल टॉक टू यू इन पर्सन। ठीक, एक और ले लो, लड़के ने पूछा था, उसी पर चर्चा चूँकि हम लोगों की हो रही थी। जैसे मान लो सेंटेंस है, मौत का कोई समय नहीं होता है। मौत का कोई समय नहीं होता है, यानी मृत्यु का कोई समय नहीं होता है। तो मौत का कोई समय नहीं होता है, मृत्यु का कोई समय नहीं होता है, असमय होता भी नहीं है, हकीकत है। मृत्यु, या कहना है कि मौत कभी भी आ सकता है, मृत्यु कभी भी आ सकती है। ये बड़ा सुंदर अंग्रेजी है इसका, याद कर लेना, मैं लिख दे रहा हूँ। इसको ऐसे बोलो, डेथ। थोड़ा अलग तरह से, कीप्स नो कैलेंडर। डेथ कीप्स नो कैलेंडर, बोलो मेरे साथ। डेथ कीप्स नो कैलेंडर, बोलो एक बार और बोल दो। डेथ कीप्स नो कैलेंडर, एक बार और बोल दो। डेथ कीप्स नो कैलेंडर। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी मैं आऊँ आप लोगों के लिए, तो स्किप नहीं करिए, और लास्ट में एक ही बार हटिए नहीं कि लास्ट में जाए सर हम थी स्क्रीनशॉट ले लेंगे और लिख लेंगे, वैसे नहीं होगा। मेरे साथ जो आप खुद सोचो कि जो मेरे साथ अभी यहाँ तक पहुँचे हो, लगभग तो याद हो गया होगा और बड़ा आनंद भी प्राप्त हुआ होगा। तो ऐसे नहीं करिए, जब क्लास करिए किसी से भी, मुझसे करिए या किसी और से भी करिए, तो उसके पूरे सेशन में उसके साथ बने रहिए तो फ़ायदा होगा। चलिए, मैं आशा करता हूँ, आई होप कि आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा। मैं फिर से एक बार देख लूँ कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ। घर का भेदी लंका ढाए, एन इनसाइडर कैन कॉज द मैक्सिमम डैमेज। मेरे साथ दोहराते चलो ना, याद हो जाएगा। डर के आगे जीत है, बियॉन्ड फियर लाइज विक्ट्री, या अहेड ऑफ फियर देयर इज़ विक्ट्री, ऐसे ही बोल सकते हो। क्या आपने आदत में विक्ट्री का स्पेलिंग सही है ना? कहीं स्पेलिंग में कुछ प्रॉब्लम हो, तो इधर उधर कहीं हो जाता हो लिखने में, तो उसको अपने से भी थोड़ा सुधार लेना चाहिए। विल यू नॉट किक या ब्रेक योर हैबिट, तो ब्रेक तो सब कोई जानता ही है, थोड़ा प्रयास करना, किक को याद कर लो। विल यू नॉट किक योर हैबिट, विल यू नॉट रिफॉर्म योर सेल्फ, ऐसे भी बोला जाता है, वो तो सेंस पर है, लेकिन ये थोड़ा बेहतर सेंटेंस है। विल यू नॉट किक योर हैबिट। मेरी बिल्ली मुझ पर ही म्याऊ, तो बड़ा बढ़िया से समझाया। माई ओन कैट म्यूज एट मी, माई ओन डिसिपल एंड ट्राइंग टू टीच मी, या माई ओन डिसिपल एंड ट्राइंग टू स्केयर मी। इसके बारे में तो बड़ी खूबसूरती से आप सीखे हो। मे और माइट में डिफरेंस भी हो गया, आप सीख भी गए, सेंटेंस भी समझ गए। मौत का कोई समय नहीं होता, डेथ कीप्स नो कैलेंडर। मैं प्रयास करूँगा कि ज़्यादा लंबा गैप नहीं हो, आते रहूँ आप लोग से, कुछ गपशप होता रहे, आप कुछ सीखते रहो। चलो, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको आशीर्वाद मेरी तरफ से। ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। बी हैप्पी एंड बी सेफ।